नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से राज जी अर्थात विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित वैसी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो एसएससी सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जामिनेशन है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके साथ साझा की जा रही है। अब देखिए, इससे पहले हम विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित चीजें देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व सीरीज के अंतर्गत आपके साथ साझा की गई है व्याकुल जी से संबंधित जानकारियां, यानी कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल से संबंधित जानकारियां आपके साथ साझा कर दी गई है। पांडे जी अर्थात श्रीनिवास पांडे से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा कर दी गई है। और यह इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो पानेरी जी हैं श्रीनिवास पांडे सर, इनका उपनाम है वाल्मीकि, भीष्म पितामह, टैगोर इत्यादि, जो आपने पढ़ा होगा नोट्स के माध्यम से, जो मैंने पीडीएफ साझा किया हुआ ऑलरेडी। उसके बाद झा जी यानी कि एक के झा सर, जिनका उपनाम झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक इत्यादि है, यह एग्जामिनेशन में आपको पूछा भी गया। उसके बाद मानिक जी यानी कि शिवनाथ परमाणिक सर, जिनके बारे में आपको पढ़ा दिया गया रंजीत सर के द्वारा। और नागर जी जिनसे संबंधित यानी कि विश्वनाथ प्रसाद नागर, जिनसे संबंधित वीडियो कल ही ऐप पे भी आया था और यूट्यूब पे भी आया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप राज जी के बारे में पढ़ रहे हैं अर्थात विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित चीजें आप देखेंगे। और उसके बाद कल आपको देखने को मिलेगा श्याम सुंदर महतो श्याम जी से संबंधित वीडियो। अब देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है विश्वनाथ दसौंधी राज से संबंधित। तो सबसे पहले देखिए कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी जो है, इनका उपनाम क्या है? तो राज है। और यह जो है मध्यकाल के कवि है। ठीक है, मध्यकालिक कवि है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इनके जीवन परिचय से संबंधित बेसिक जानकारियां देखते हैं। तो देखिए, इनका जन्म से संबंधित थोड़ा विवाद है। तो देखिए 15 अप्रैल 1943 जो है इनका जन्म जो है, जन्म दिवस जो दिया हुआ है वह कब दिया गया? तो पंचायत सचिव एग्जाम जो हुआ था 2018 में, इसका जो आंसर किया था इसमें इनका जो जन्म था 15 अप्रैल 1943 दिया हुआ था। लेकिन एक पुस्तक है दू डाहर परास फूल, ठीक है, इस पुस्तक में जो है इनकी जो जन्म है, जन्म तिथि, वह 5 अप्रैल 1943 दिया हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में क्या रखना है कि एग्जामिनेशन में जब इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप ऑप्शन बेसिस पे यूज करिए। अगर 15 अप्रैल 1943 ऑप्शन में है तो 15 अप्रैल 1943 आपको चूज करना है, और अगर 5 अप्रैल 1943 है तो 5 अप्रैल 1943 चूज करना है। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक आपके लिए हो जाएगा 15 अप्रैल 1943, क्योंकि एक बार ये आंसर की में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जानकारियां इनके जन्म स्थान से संबंधित, जन्म ठाव। तो जन्म ठाव के तौर पे आप याद रखें कि भटमुरना नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ है। कब? तो 15 अप्रैल 1943 को। यह भटमुरना नामक जो गांव है यह कतरासगढ़ वर्तमान धनबाद के अंतर्गत आता है, धनबाद झारखंड के अंतर्गत आता है। तो इतनी जानकारियां आप याद रखें। अब देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से आपको किसी भी लेखक का जन्म स्थान और जन्म ठाव याद करना है, किस प्रकार से, या उनके माता पिता का नाम किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इजिली। तो आप देखिए, जैसे 7 सेक्शन मैंने कल बनाने को बोला था कि ये जो व्यक्तित्व और कृतित्व वाले 7 लेखक हैं इनको आप अलग बना लीजिए, और सबका जो डेट ऑफ बर्थ है और सबका जो मृत्यु है, जो जो मर गए हैं, ठीक है, या फिर जिनके जिनके माता पिता से संबंधित जानकारियां आपके पास उपलब्ध है, उनको एक जगह लिखिए। 7 लेखकों के माता पिता एक जगह, 7 लेखकों के पिता एक जगह, माता एक जगह। उसके बाद 7 लेखकों का जन्म, और उसको इस प्रकार से लिखे कि जो पहले जिनकी जन्म हुई है उनका जो जन्म है वो पहले लिखे, जिनके बाद में उनके बाद में लिखे, 1920 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। और उसी प्रकार से जो है इसको एक और खंड में आप डिवाइड कर सकते हैं कि जिनका किनका किनका जन्म जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ। तो इस प्रकार से डिवाइड करके भी आप इसको रख सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप सेल्फ नोट्स बना लीजिएगा रफ कॉपी में तो आप इजिली इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इनके मृत्यु से संबंधित जानकारियां। तो दोस्तों, विश्वनाथ दसौंधी राज, इनकी जो मृत्यु है 16 अक्टूबर 2009 को जो है बोकारो हॉस्पिटल में हो गया। तो सिर्फ आपको प्लेस याद रखना है, बोकारो में इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हो गई। अब देखिए इनके माता पिता, इनके माता पिता में आप देखिए कि इनका माता का नाम उषा मणि देवी है। कहीं कहीं आपको फूटा देवी लिखा मिलेगा, लेकिन उसको इग्नोर करना है। इनके जो माता जी का नाम है उषा मणि देवी ही होगा, और पिता मुखराम दसौंधी होगा। अब आइए इनके पिता मुखराम दसौंधी से संबंधित और इनसे संबंधित इनकी पत्नी कौन थी, उनसे इनके कितने बच्चे हुए वगैरह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप देख लीजिए, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए, क्योंकि इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे पहले आप देखिए, यह इनका फैमिली चार्ट है। यह हो गए दादाजी किनके? राज जी के, राज सर के दादाजी हो गए। अब इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का जो नाम है वह अज्ञात है, हमें पता नहीं है, लेकिन एक बड़े बेटे थे। और दूसरे बेटे यानी कि राज जी के जो दादाजी थे उनके 2 बेटे थे, और उन 2 बेटों में छोटे बेटे थे मुखराम दसौंधी जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुखराम दसौंधी जी जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज के पिता हैं, यह छोटे बेटे हैं, यानी कि इनके एक बड़े भाई भी होंगे। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम
अर्थात विश्वनाथ दसौंधी राज की मां का नाम क्या था, उषामणि देवी। अब क्या है कि मुखराम दसौंधी के 3 बेटे थे और 1 बेटियां थी, 1 बेटी थी और 3 बेटे थे। अब यह जो 3 बेटे थे इनके, इनमें से सबसे छोटे बेटे थे विश्वनाथ दसौंधी राज सर, ठीक है, यहाँ इनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन पहले ये देखिए कि यहाँ पे जब राज जी विश्वनाथ दसौंधी राज सर जब 15 वर्ष के थे, तब जो है इनके पिता मुखराम दसौंधी का मृत्यु हो गया था। तो इसको आपको याद रखना है क्या, 15 वर्ष, इसको आपको याद रखना है। अब क्या देखना है आपको, तीसरे बेटे मुखराम दसौंधी के तीसरे बेटे विश्वनाथ दसौंधी राज जी। अब इनकी जो पत्नी है वह कंचन नाम की कन्या है, यानी कि कंचन मैम जो इनकी पत्नी है। और कंचन मैम से इनकी शादी कब हुआ, जब यह 10th में थे तभी इनका विवाह हो गया था कंचन मैम से, जिनसे इनको 4 बेटियां हुई और 1 बेटा हुआ। फिलहाल अब इतनी जानकारियां याद रखें, बाद बाकी जानकारियां जो है वह आपको दी जाएगी नेक्स्ट। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना ही था, ठीक है, इनका फैमिली अगर आप ब्रांच देखें तो। अब देख लेते हैं इनके शिक्षा से संबंधित जानकारियां जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए कि मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने, वह गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय कतरासगढ़ से किया हुआ है। उसके बाद इंटर एवं स्नातक यानी कि इंटर एंड ग्रेजुएशन इन्होंने कहां से किया, तो राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से, ठीक है, तो इसको झरिया याद रखें, कतरासगढ़ याद रखें। उसके बाद एमए इन्होंने किया, हिंदी से एमए किया इन्होंने, और ये कहां से किया, रांची यूनिवर्सिटी रांची से किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डीपी एड, ठीक है, डीपी इन एड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन नामक एक डिग्री प्राप्त किया। और वह कहां से प्राप्त किया, तो शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर झारखंड से। यहाँ पे सिर्फ आपके साथ वही जानकारियां साझा की जा रही है जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्य जो बहुत मतलब कि एक तरह से समझिए कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपके साथ साझा की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जानकारी इनसे संबंधित क्या है। अब कार्य देख लेते हैं इनका कि वैसे क्या क्या कार्यों में ये इन्वॉल्व रहे जो एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले ये लेखक थे, आप सभी जानते हैं, कई कई विद्या में लिखे, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कविता लिखा, बहुत सारी चीजें लिखे, गीत लिखा, गाते भी थे, ठीक है। तो लेखक थे, शिक्षक थे, तांत्रिक थे, तांत्रिक अर्थात ओझा थे, ये झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं उस प्रकार की ये चीजों में जो है मतलब संलग्न थे। और एक बार इन्होंने जो है मीटिंग भी रखा था ओझाओं का, ठीक है, झाड़ फूक करने वालों का। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ढोंगी आडंबर करवैया के विरोधी थे। वैसे लोग जो झाड़ फूक के नाम पे ढोंग करते थे, झूठ झूठ में लोगों को फंसाते थे, वैसे लोगों का ये विरोध किया करते थे राज सर, ठीक है। भले खुद तांत्रिक थे लेकिन वैसे तांत्रिक जो ढोंग के बेसिस पे लोगों को फंसाया करते थे गाँव में, उनका यह विरोध किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि गंगा नारायण उच्च विद्यालय कतरासगढ़ से नौकरी इन्होंने शुरू किया। जब ये कार में आए तो इन्होंने यह जो थे बोकारो स्टील कंपनी में भी गए थे, वहां पे सुपरवाइजर में इनका जॉब लगा था। लेकिन बाद में क्या है कि वह वहां पे जॉब छोड़ दिए। लेकिन यह एज ए वर्क कहें जो एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है, तो बेसिक वर्क, एज ए बेसिक वर्क इन्होंने जो अपना कार्य किया, नौकरी करना शुरू किया, वह गंगा नारायण उच्च विद्यालय कतरासगढ़ से नौकरी करना शुरू किया, जहां पे यह हिंदी के शिक्षक थे, ठीक है। उसके बाद जो है 1996 में इनका तबादला जो है श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय में हो गया, ठीक है। 1996 में इनका तबादला श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय में हो गया और वहीं यह 2003 तक नौकरी की है। 2003 में जो है यहाँ पे देखिए 2003 में वहां से यह रिटायर हो गए। और यहाँ पे क्या थे, तो व्याख्याता थे, लेक्चरर थे, ठीक है। इसको इतना आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जानकारी देखिए इनकी प्रमुख कृतियां, कि इनकी क्या क्या कृति रही जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, या अगर आप पीजी करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इन कृतियों को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे कृतियां को देख लेते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिंदी वाले, उसके बाद हम खोरठा वाले देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ढलती सांझ का सूरज और वेदना के पंख, यह सबसे पहले इनका प्रकाशित हुई थी रचना। और यह ढलती सांझ का जो सूरज है यह उपन्यास है, ठीक है, नोवेल है। और वेदना के पंख कविता संग्रह है। उसके बाद शक्ति रूपेण संस्थिता, इसको आप नोट कर लीजिए, यह हो सकता है कि आपसे पूछा जाए क्योंकि यह फैक्ट बहुत ज्यादा वायरल नहीं है। तो यह क्या है, शक्ति रूपेण संस्थिता, यह तंत्र विधा पे आधारित एक हिंदी में की गई रचना है, ठीक है। यह हिंदी में लिखी गई तंत्र विधा पे आधारित एक रचना है, ठीक है, शक्ति रूपेण संस्थिता। इसको आप ध्यान में रखें, यह तीनों आप ध्यान में रखें, यह दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पहली रचना ढलती सांझ का सूरज उपन्यास जो था, वेदना के पंख जो कविता संग्रह था, यह प्रकाशित हुआ था इंजरायल हले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इनकी वैसी कृतियां जो खोटा में लिखी गई और बहुत ही प्रख्यात हुई और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, भगजोगनी। यह जो भगजोगनी है यह उपन्यास है जो 2004 में आया। हालांकि जब यह आया 2004 में
तो उस समय से इसका संदर्भ ज्यादा था नहीं, क्योंकि यह जमींदार और शोषण पे आधारित था, जो कि उस वक्त जो इस प्रकार की चीजें बहुत कम हो चुकी थी। ठीक है, अगर पुराने जमाने की रचना होती तो बहुत ज्यादा चलती, जैसे कि आप देखते हैं एक्के झा या श्रीनाथ परमाणिक सर की जो रचनाएं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यह अच्छा खासा वायरल हुआ। और आप ध्यान में रखें कि इस जो भगजोगनी नामक जो उपन्यास है, इसकी जो नायिका है उसका नाम भगजोगनी है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट तौर पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अजगर नामक इनकी बहुअंकीय सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है, जो पुराने वाले जैसे सीजल 2021 वाले सिलेबस में मेंशन था, अब नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखें, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है 50+ जो है खोटा के अन्य नाटक भी लिखे हैं, जो कि अभी फिलहाल आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि पुटुस और परास, पुटुस और परास नामक इनकी जो है कविता संग्रह है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी खोटा के। यहाँ पे जितनी लिखी गई है ये रचनाएं सारी की सारी खोटा की, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो यह पुटुस और परास है, यह इनका जो फर्स्ट यानी कि पहल खोटा कविता संग्रह, मतलब विश्वनाथ दसौंधी राज के सर के द्वारा लिखा गया या प्रकाशित पहली जो खोटा कविता संग्रह थी वह पुटुस और परास थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि धुर मुंडरी बेलतर, यह लघु कथा संग्रह है। उसके बाद है माटिक पुथैल, यह कहानी संग्रह है, जिसमें बेसिकली 12 कहानियां हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज छूट गया कि यह जो पुटुस और परास है, ठीक है, यह जो पुटुस और परास कविता संग्रह है, इस कविता संग्रह में जो पहली कविता है, प्रथम जो पोएम है, उसका नाम है नूतन बसंत। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ माटिक पुतल हो गया कि कहानी संग्रह, इसमें 12 कहानियां। उसके बाद है धधकल मोढ़ी, ठीक है, यह भी एक कहानी है, इसको ध्यान में रखें। और महुआ इनका काफी प्रख्यात हुआ, ठीक है, वर्क, यह जो है महुआ नामक रचना इनकी, ठीक है, कहानी, इस पर टेली फिल्म बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा रुक गई होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो है इन्वर्टर और इंटरनेट और इसका क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो है कॉम्बिनेशन समन्वय हम लोग अच्छा से बैठा नहीं पाए, तो फिर से शुरू करते हैं सम्मान से। इनको जो सम्मान प्राप्त हुए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान, जिनसे इनको सम्मानित किया गया कब, 1992 में। ठीक है, किसके द्वारा, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा। और किस क्षेत्र में, तो खोटा साहित्य सेवा के लिए जो है इन्हें, जैसे आप ऐसे याद रखें कि विश्वनाथ दसौंधी राज सर जो है उन्हें खोटा साहित्य सेवा के लिए 1992 में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय भाषा साहित्य विकास न्यास के द्वारा, जो कि रांची में हुआ था उस वक्त उन्हें जो है 26 जनवरी 2006 को उस वक्त के राज्यपाल श्री सैयद सिद्दे रजी के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, यह 2 सम्मान आप इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य नोट्स, जहां से आपको प्रश्न बंद देखने को मिल सकता है। और क्या है वह नोट्स कि तितकी पत्रिका, ठीक है, तितकी जैसे कि आप सभी जानते हैं, तितकी पत्रिका, लुवाठी पत्रिका, इस प्रकार की पत्रिकाएं फेमस रही। ठीक है, तो उसी प्रकार से तितकी पत्रिका जो है इसके पहल संपादक यानी कि फर्स्ट जो है संपादक जो थे यही थे। और कब किया था, तो अगस्त 1977 में इन्होंने किया था, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, और जब इन्होंने तितकी पत्रिका का संपादन किया तो उस वक्त इनका जो मदद किए गए थे, मतलब मदद किया गया था इनको, वह किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार भूमि प्रेस के मालिक सत्यदेव सिंह के द्वारा इनको मदद किया गया था। इन्हीं की मदद से जो है इन्होंने तितकी पत्रिका का शुरुआत किया और पहला संपादन भी इन्होंने खुद किया। ठीक है, अब देखते हैं इनके ऊपर जीवनी। अब क्या है कि विश्वनाथ दसौंधी राज सर के ऊपर जीवनी लिखने का कार्य भी किया गया। अब किसके द्वारा किया गया, तो श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा किया गया। यह मिलने भी जाया करते थे, ठीक है, अक्सर उनसे। तो श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा इनके ऊपर जीवनी लिखा गया। ठीक है, और इस जीवनी में जो है इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है, जहां से ये चीजें आपको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस जीवनी, यह जो, अब यह एक चीज और ध्यान में रखें कि यह जो जीवनी है इनके ऊपर जो लिखी गई श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा, ठीक है, यह आपका प्रकाशित हुआ दू डहर परास फूल नामक पुस्तक में। ठीक है, इंजराल हले प्रकाशित हो ले, तो ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह नाम आपको ध्यान में रखना है, श्याम सुंदर केवट रवि, जिन्होंने इनके ऊपर जो है जीवनी लिखी। ठीक है, अब देखिए विश्वनाथ दसौंधी राज, यह जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर से काफी प्रभावित थे, और उनके प्रभाव में आकर इन्होंने जो है तनी सुन रहे मानुष नामक एक कविता भी लिखी, तो इसको आप याद रखें। उसके बाद आकाशवाणी रांची से, कई बार क्या होता है कि कैमरा यहाँ पे है और ठीक है स्क्रीन यहाँ पे है, तो थोड़ा सा देखने में आई कांटेक्ट में भी इशू होता है। ठीक है, तो आकाशवाणी रांची से जो इनकी है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आकाशवाणी रांची से भी इनकी कई खोटा की कविताएं प्रकाशित होती रही हैं, तो इसको आप नोट कर ले। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे, उससे प्रभाव में, उनके प्रभाव में तनी सुन रहे मानुष कविता लिखी। ठीक है, इनको, इनके ऊपर जो श्याम सुंदर केवट रवि ने
जीवनी लिखा और तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन जो था, पहला संपादन 1977 में किया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे संबंधित, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट में देखिए मॉडल प्रैक्टिस है। हालांकि जो है आपको विश्वनाथ दसौंधी राज हो जाए या कोई भी हो, व्याकुल जी हो, राज जी हो, मानिक जी हो, ठीक है, पानरी सर हो, झा सर हो, इन सभी से जो सातों लोग हैं, ठीक है, इन सातों से संबंधित जो है आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। कहां? एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे जो खोटा कोर्स है उसमें जो आपका खंड ग है, गद्य सेक्शन, वहां उसको 5 पार्ट में बांटा गया है, सजाया गया है, ठीक है, उसी चीज का हम चार्ज करते हैं। तो वहां पे आप देखिएगा कि जो 5वां पार्ट है जहां पे लेखक व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित है, वहां पे आपको 3 सेक्शन मिलेगा। पहला सेक्शन जिसमें वीडियो होगा, दूसरा सेक्शन जिनमें उन वीडियोस के पीडीएफ होगा, और तीसरा सेक्शन जहां पे उनसे संबंधित सेक्शनल टेस्ट होगा। और आई नो कि वहां पे अभी 2 ही सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, श्रीनिवास पांडे सर से, रेक्के झा से संबंधित, लेकिन निरंतर जो 5 और लोग हैं उनसे संबंधित सेक्शनल टेस्ट जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी। और वहीं पे आपको इनसे संबंधित भी 15-20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेगा एज सेक्शनल टेस्ट। उससे क्या होगा कि आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा और एक बेहतरीन तैयारी निकल कर आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट के तौर पे समझा दूं कि किस प्रकार के प्रश्न इनसे संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी जन्म बछर छाटा। विश्वनाथ दसौंधी राज जी जन्म बछर छाटा, अर्थात विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म वर्ष बताना है आपको, ठीक है, चुनना है, छाटना है। ऑप्शंस है 15 अप्रैल 1943, 13 जनवरी 1950, 17 मार्च 1908 और 20 जून 1939, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो जन्म हो जाएगा, जन्म दिवस हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 15 अप्रैल 1943। जिस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन में आपको 5 अप्रैल 1943 नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार से हर प्रैक्टिस सेट में आपको 5 अप्रैल 1943 नहीं दिखेगा। अगर 15 अप्रैल 1943 यूज होगा तो, अगर यह नहीं होगा तो 5 अप्रैल 1943 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राज कौन खोटक साहित्यकार के उपनाम हके। अब जो राज उपनाम है, इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। जैसे कि दिनेश दिनमणि सर के बारे में पूछा गया था कि दिनमणि किनका उपनाम है, उसी प्रकार से राज कौन खोटा साहित्यकार के उपनाम हके। ऑप्शन है गजाधर महतो का, विश्वनाथ दसौंधी का, श्रीनिवास पांडे का या शिवनाथ परमाणिक का। तो दोस्तों विश्वनाथ दसौंधी राज जो सर है, इनका जो नाम है, ठीक है, इसको मैं घेर देता हूं ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो आपको समझने में आसानी हो कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का ही उपनाम राज है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखता हूं कि घेरा हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यह आंसर हो जाएगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप अंडरस्टूड हो जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है आपके समझ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि राज जी कबे सिरायल हला, यानी कि राज जी जो है, विश्वनाथ दसौंधी राज सर जो है, कब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु आप देखिए, ऑप्शन है 17 सितंबर 1984, 29 सितंबर 1939, 7 अक्टूबर 1986 और 16 अक्टूबर 2009। तो दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत है कि बोकारो जिला में, बोकारो अस्पताल में, बोकारो हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हो गई थी। अगर अन्य जानकारियों में, अगर कल को यह वीडियो यूट्यूब पे कभी आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग होंगे, कि यह जो डेट है 7 अक्टूबर 1986 को किनकी मृत्यु हुई थी, कौन से खोटा के लेखक की मृत्यु हुई थी, 29 सितंबर 1939 को कौन जन्म लिया था या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, या 17 सितंबर 1984 को किनका मृत्यु हुआ था या जन्म हुआ था, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। या फिर आप शिवनाथ पानरी, ठीक है, शिवनाथ परमाणिक होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको परमाणिक कर लीजिएगा, शिवनाथ परमाणिक या शिवनाथ परमाणिक होगा, जिनका उपनाम मानिक है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है श्रीनिवास पांडे सर का उपनाम और गजाधर महतो का उपनाम, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा सा आपको पैसेंस बनाना है। जो भी चीजें पोएम सेक्शन या ग्रामर सेक्शन की कुछ जो चीजें छूटी हुई हैं जल्द अपडेट हो जाएंगी। सेक्शनल टेस्ट भी बहुत निरंतर अपडेट हो रहा है, जैसे ग्रामर का सेक्शनल टेस्ट अपडेट हुआ है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, देखिए यहाँ पे आपको 3 ही प्रश्न मिला तो हड़बड़ाना नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 15+ प्रश्न आपको सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आप ऐप पे इनरोल है, जैसा कि यह वीडियो जो है अभी यूट्यूब पे नहीं आएगा, ऐप के लिए ही रिकॉर्ड की जा रही है, तो अगर ऐप पे इनरोल है, अगर आप यह वीडियो ऐप पे देख रहे हैं, ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे या स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, ठीक है, या स्टडी फॉर गोल्स एक्स ऐप पे, ठीक है, तो रांची ऑफिस का यह नंबर है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो इस पर संपर्क करके आप संपर्क कर लीजिएगा 8986772723। इस नंबर के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारियां कि कोर्स में क्या चीजें कब आएंगी, या ये सब जानकारियां जो भी आपकी होती है वह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जब कल वाली वीडियो, ठीक है, कल वाली नागर जी वाली वीडियो जब यूट्यूब पे आई थी, तो एक मित्र थे जो शायद कोर्स में इनरोल थे, उनका कहना था कि सर स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो आपने वीडियो अपलोड किया, वही मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो आपने अपलोड किया, उसी वीडियो को आपने ऐप पे अपलोड क्यों कर दिया, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जानकारी सेम थी और उनका यह भी कहना था कि हमें क्या फायदा होगा सर जब आप यूट्यूब पे चीजें साझा कर देती हैं।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि YouTube पे जनरली मेरे वीडियो पब्लिक होते हैं, रंजीत सर के बहुत कम वीडियो पब्लिक होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए पब्लिक होती है। नेक्स्ट जानकारी क्या है कि यहाँ पे आपको चार्ज सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं किया जाता है। यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब पे जब आप जैसे यहाँ पे विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में भी पढ़े, उसके बाद आप जो है रसिया यूक्रेन वार या फिर अभी कनाडा इंडिया का जो वार चल रहा है या गुरु बाबों की आप कथाएं सुनने लगेंगे। लेकिन यहाँ वैसे नहीं है। यहाँ पे आपने अगर विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में वीडियो देखा तो नेक्स्ट वीडियो आप श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में देखिएगा। पहली फायदा कि चीजें सजा के जो मिलती है, जो सेक्शनल मतलब जो सेक्शनल चीजें दी जाती है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सजा के उस चीज की चार्ज की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि यूट्यूब पे आपको सारी वीडियो नहीं मिलती और बाद में प्राइवेट भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलती है। और ना सिर्फ सारी वीडियो मिलती है बल्कि यार आप ध्यान दो कि उस वीडियो का पीडीएफ वहीं पे नीचे आपको मिलता है। और ना सिर्फ वो पीडीएफ मिलता है, जो कि पीडीएफ किसी को नहीं मिलता यूट्यूब पे। उस पीडीएफ के बाद आपको जो चीजें पढ़ाई जाती है, पार्टिकुलर कहानी, लोक कथा, गीत या कोई लेखक के संबंधित चीजें, तो उनसे संबंधित वहां पे सेक्शनल टेस्ट मिलता है, वह यूट्यूब पे नहीं मिलता। उसके बाद आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसी कोर्स में, वह यूट्यूब पे किसी को नहीं दिया गया। अगर आप सिर्फ 15 प्रैक्टिस सेट का ही रेट लगाएं तो सोचिए कितना होगा, सेक्शनल टेस्ट का रेट लगाएं तो सोचिए कितना होगा, पीडीएफ का रेट लगाएं तो सोचिए कितना होगा, वीडियो का अगर सभी वीडियो का रेट लगाएं तो सोचिए कितना होगा। और ये तमाम चीजें आपको ऐप पे दे दिया जाता है 499 रुपया में, जो कि ऑफर में 400 450 में मिलता है। और तब आप हमें एडवाइस देते हैं कि आप सर यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हो। यूट्यूब पे जानने का रीजन है, हमारे पास अभी तक भी मतलब जितनी वैकेंसी है, मतलब 20-2200 जो वैकेंसी, उतने स्टूडेंट नहीं है। तो एटलीस्ट 20-22 जो छात्र है वह तो जुड़ने तो, ठीक है। 1000-1500 स्टूडेंट है अभी फिलहाल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और खुद इसका यूज करके सोचना है कि ऐप पे इनरोल होने में हमें क्या फायदा है। बाकी जो कुछ चीजें अपडेट करने में देर हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वह जो सेक्शन है वह रंजीत सर का सेक्शन है, जैसे कि पोएम हो या ग्रामर हो, तो उसको अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन बाकी जो सेक्शन हमारे अंडर था वह ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेटिस्फाई होंगे इस चीज से और आपको समझ में आ गया होगा कि ऐप का फायदा क्या है। अगर आपको और डिटेल में ऐप का फायदा जानना है तो इस नंबर पे फोन करिएगा और बोलिएगा सुभाष सर से बात कराने, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा और समझा दूंगा कि ऐप पे आपसे क्यों 499 चार्ज करके ऐप पे आपको इनरोल होने के लिए बोला जाता है जब यूट्यूब पे वीडियो आती है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।